चलिए आप बताइए जो कल आपने पढ़ा था। क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे ना। हाँ चलिए बताइए कितनी बोन्स हैं बॉडी में? 206। और पूरे स्केलेटल सिस्टम को मैंने डिवाइड किया कितने पार्ट के अंदर? कौन कौन सा? एक्सियल और अपेंडिकुलर। बढ़िया है। चलिए बताइए एक्सियल में कितनी बोन होती हैं? 80 बोन होती हैं। और अपेंडिकुलर में 126। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट में? कौन कौन सा पार्ट? कौन कौन सा पार्ट है जो इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ना कि वर्टिब्रेट, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है। चलिए आप बताइए स्कल में कितनी बोन होती हैं? 22। अगर हायोइड को जोड़ दे तब 23। ठीक है। इसके अलावा स्कल में कितने सेट ऑफ बोन हैं? 2, फेशियल और क्रेनियल। क्रेनियल बोन कितनी? 8। और फेशियल? बढ़िया है। सारे के सारे क्रेनियल बोन का नाम बताइए आप। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। कौन सी बोन है इसमें जो पेयर्ड हैं? पैराइटल्स एंड द टेम्पोरल्स आर पेयर्ड। ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम फेशियल बोन पर। फेशियल बोन 14 नंबर ना, टोटल नंबर कितना है? 14 है। सांप का नाम बताइए आप। ठीक है। सबसे पहले लैक्राइमल, फिर नेजल, उसके बाद फिर जाइगोमेट्रिक, मैक्सिला, मैंडिबल, इसके बाद फिर इंफीरियर टर्मिनल्स, इसके बाद फिर पैलाटाइन्स एंड द वोमर। कौन कौन सी बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं? वोमर्स एंड मैंडिबल। ठीक है ना। ये हो गया क्या? पूरा का पूरा फेशियल। फिर मैंने कहा था हायोइड बोन शेप कैसा होता है? यू शेप का होता है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स में कितनी बोन होती हैं? 3। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस, स्टिपीज। 2 कान है, टोटल नंबर 6। ठीक है। फिर बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स का नंबर 26। वर्टिब्री कहते हैं, 2 वर्टिब्री के बीच में क्या होता है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है। और हर वर्टिब्री के बीच में एक सेंट्रल हालो पोर्शन होता है, उसे कहते हैं हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। उस न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कार्ड गुजरता है। क्लियर है इतनी बातें? फिर बात आती है जो वर्टिब्री होती है वो अलग अलग जोन में डिवाइडेड होती है, जिसमें पहला नाम आता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्री जिसका नंबर होता है 7, थोरैसिक वर्टिब्री जिसका नंबर होता है 12, फिर लंबर वर्टिब्री 5, सैक्रल 1, कॉक्सियल नो आगे आओ। सैक्रल और कॉक्सियल दोनों कैसी होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं कहां पर? हम रिब्स पर। ठीक है। रिब्स की अगर बात करते हैं तो कितनी पेयर रिब्स हैं? 12 पेयर्स। कितनी पेयर हैं? 12 पेयर रिब्स होती हैं। फ्लैट बोन होती है, लैटरल पोजीशन होती है। ठीक है। अगर बात करें जो रिब्स होती है उसमें आ जाओ, इतना शर्माने की क्या जरूरत है? बैठो भाई ने। तीन डिवीजन है। ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स। कौन कौन सी पेयर है जो फ्लोटिंग से? फ्लोटिंग कौन सी? 11, 12। फॉल्स रिब्स 8, 9, 10। और ट्रू वाली 1 to 7। ट्रू क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस पर वर्टिब्री से जुड़ी होती है और वेंट्रल पर ये स्टर्नम से जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है। जो फॉल्स रिब्स होती है वो डॉर्सल सरफेस पर वर्टिब्री से जुड़ी होती है
वेंट्रल सरफेस पर वो पहले सेवंथ रिब्स से जुड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो फ्लोटिंग रिब्स होती है वो डॉर्सली तो जुड़ी होती है वर्टिब्री से, लेकिन वेंट्रली किसी से जुड़ती नहीं है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फिर बात आती है कि रिब केज क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं रिब केज क्या है, रिब केज, स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्री एंड रिब्स को मिला कहते हैं क्या है, हम रिब केज कहते हैं। स्टर्नम कैसी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, वेंट्रल पोजीशन होती है, इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सियल सिस्टम पढ़ा दिया ना। इसके बाद आता क्या, अपेंडिकुलर, क्या आता है, अपेंडिकुलर। और आपको पता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, लिम्स के बोन आते हैं प्लस उसका गर्डिल आता है, ठीक है। दो गर्डिल हैं, अपर पेक्टोरल, लोअर पेल्विक गर्डिल, ठीक है। तो पहले हम लिम्स की बात कर लेते हैं, अपर लिम्स की बात करते हैं। तो अपर लिम्स में टोटल कितनी बोन है, 30 बोन है। नाम गिना सकते हो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस, ठीक है। अब यहां से चलते हैं, ये सब नंबर बताना आपको, 14, 5, 8, 1, 1, 1, ठीक है। लोअर लिम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बोन फीमर, इसके बाद फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजस। फेलेंजस का नंबर, हाँ, और उसके बाद पटेला, ठीक है। फेलेंजस का नंबर सेम 14, मेटाटार्सल का नंबर 5, टार्सल का नंबर 7, पटेला 1, टिबिया फिबुला 1 और फीमर 1, ठीक है। बात करते हैं गर्डिल की। मैंने कहा अपर गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल में टोटल बोन का नंबर 4। अगर हम हाफ पेक्टोरल गर्डिल की बात करते हैं तो 2, क्लियर है। कौन सी बोन, स्कैपुला एंड द क्लैविकल। स्कैपुला कैसी बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप की फ्लैट बोन होती है। लोकेशन को बताएगा मुझे, डॉर्सल तो है लेकिन आप रिब्स पे बताओ, सेकंड रिब्स से लेकर के 7th रिब्स तक उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि स्कैपुला का जो रिज होता है उसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन एक्सटेंड करता है तो बनता क्या है, एक्रोमियन। एक्रोमियन नीचे गड्ढा होता है, उसे कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। और ग्लेनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का जो हेड होता है वो जाकर के फिट हो जाता है और बनाता क्या है, शोल्डर जॉइंट, बाल्स एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट, क्लियर है। फिर मैं बात करता हूं अगर पेल्विक गर्डिल की, तो पेल्विक गर्डिल में टोटल बोन का नंबर होता है 2, 1 हाफ के अंदर होता है 1, नाम होता है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन जो होती है वो बनी होती है 3 बोन के जुड़ने से। कौन कौन से, इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस। जहां पे तीनों लोग मैच करते हैं, जहां पर तीनों का फ्यूजन होता है, वहां पर एक कैविटी बनती है जिसका नाम होता है एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम के अंदर फीमर का हेड जो होता है वो जाकर के, ठीक है। और यहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है जिसका नाम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इतनी बातें मेरी हो चुकी थी, क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ज्वाइंट। देखो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ज्वाइंट से। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो डिजीज वाला टॉपिक होगा। तो ज्वाइंट्स और डिजीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं ज्वाइंट्स क्या होता है। कह रहे हैं ज्वाइंट्स होते हैं एसेंशियल्स हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर बॉडी का बोनी पार्ट इन्वॉल्व होता है वहां पर ज्वाइंट का होना जरूरी है। यानी ज्वाइंट जो होता है वो आपका लिए एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा उस मूवमेंट में जिस मूवमेंट के अंदर बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, बोनी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, आपकी जो सेल होती है वो कितने टाइप के मूवमेंट्स को करती है, मेनली 3, एक और लास्ट में जुड़ गया कौन सा, फ्लैजेला। अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, इसके बाद फिर सिलरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट एंड द फ्लैजेलर। तो अगर मैं देखूं अमीबॉइड मूवमेंट करने के लिए कोई भी बोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं पर सिलरी मूवमेंट करने के लिए भी बोन की रिक्वायरमेंट नहीं है,
मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए आपकी बोन्स की जरूरत होगी, क्योंकि जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मसल है, और स्केलेटल मसल जो होती है कहाँ होती है, वो स्केलेटल सिस्टम के आसपास होती है। तो मैं कहूँगा ऐसा मूवमेंट, बॉडी का ऐसा मूवमेंट जिसमें बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, बोनी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, वहां पर आपके लिए ज्वाइंट्स का होना जरूरी है। बिना ज्वाइंट्स के यहाँ पर मूवमेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे पहले लिखा क्या, लोकोमोटरी मूवमेंट। अब ये क्या होता है, ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर क्या हो रहा हो, जिसके अंदर प्लेस क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा है ना। ऐसा मूवमेंट जिसमें क्या हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसे मूवमेंट को आप क्या नाम देते हो, लोकोमोशन कहते हो। तो लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। मतलब ये है, अगर लोकोमोशन हो रहा है तो यहां पर बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, बोलो, बोनी, यानी बोन्स इन्वॉल्व होंगे। जब लोकोमोशन होगा तो बोन्स तो इन्वॉल्व होंगे ना, और जब बोन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं कहूंगा यहां पर जॉइंट्स का होना जरूरी है। तो जो लोकोमोटरी मूवमेंट होते हैं उनके अंदर जॉइंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द बोन्स। जॉइंट वो जगह होती है जहां पर क्या कांटेक्ट करता है, बोन और बोन के बीच में कांटेक्ट होता है, या किसके बीच में होता है, बोन एंड द कार्टिलेज। तो जॉइंट्स वो जगह होती हैं जहां पर बोन्स और बोन क्या करती हैं, मीटअप करती हैं, या बोन और कार्टिलेज मीट करता है। तो जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, किसका कांटेक्ट है, बिटवीन द बोन्स। बोन्स और बोन कांटेक्ट में आती हैं, या बोन्स और कार्टिलेज कांटेक्ट में आती हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। जॉइंट्स वो जगह होती है जहां पर कौन कौन मीट करेगा, बोन और कार्टिलेज, बोन या बोन और कार्टिलेज मीटअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। कह रहे हैं फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स। देखो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स तो जनरेट कौन करेगा, मसल। आपने पढ़ा था मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स कौन जनरेट करेगा, मसल। और वो जो फोर्स होगा वो क्या कैरी कराएगा, मूवमेंट कराएगा। किसके थ्रू कराएगा, वो जॉइंट्स को थ्रू कराएगा। व्हेयर द जॉइंट्स एक्ट एज अ फलक्रम, जहां पर जो जॉइंट होता है वो किस तरह काम करता है, फलक्रम तरह काम करता है। फोर्स कभी भी जॉइंट्स या बोन्स जनरेट नहीं करते। जो फोर्स जनरेट होता है वो कहां जनरेट होता है, मसल्स के द्वारा जनरेट किया जाता है। और ये जो मसल के द्वारा फोर्स जनरेट किया जाता है, इसी की मदद से क्या होता है, कोई भी मूवमेंट होता है जहां पर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द मोबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर। कह रहे हैं कि जो जॉइंट्स की मोबिलिटी होती है, यानी कौन सा जॉइंट कितना ज्यादा मूव करेगा, ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, अलग अलग लोकेशन पर। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है, जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म। जॉइंट जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड मैंने किया है स्ट्रक्चरल फॉर्म के बेसिस पर। सबसे पहला जो जॉइंट उसका नाम होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा जो जॉइंट उसका नाम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा जॉइंट होता है उसका नाम होता है साइनोवियल जॉइंट। तो जॉइंट्स जो है आपके पास कितने टाइप हो गए, 3 टाइप के। पहला बोलो फाइब्रस जॉइंट्स होता है, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और तीसरा कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट्स है। किसके बेसिस पर, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के बेसिस पर मैंने जॉइंट को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। आपके पास जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप। पहला फाइब्रस जॉइंट्स होता है, दूसरा आपके पास कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और तीसरा कौन सा आपके पास है, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसी तीनों जॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, कौन सा जॉइंट कितना काम करता है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये ऐसा जॉइंट्स है जहां पर कोई भी मूवमेंट्स नहीं होता है। ज्वाइंट तो है लेकिन मूवमेंट नहीं होने देता है। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, यहां पे मैं लिखा हूं क्या, नो मूवमेंट। ये ऐसे ज्वाइंट्स है जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ज्वाइंट तो है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है। आप इसे अंडरलाइन करें यहां पर, नो मूवमेंट, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। कहां पर है बॉडी के अंदर, ये देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन। कौन सी बोन की बात कर रहे हैं यहां पर, स्कल बोन। और स्कल में भी मेनली कहां पर, क्रेनियल बोन। कौन सी बोन, क्रेनियल बोन। आपने पढ़ा था ना, फ्रंटल है,
पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, स्फेनॉइड है, इथमॉइड है। ये सारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं किस ज्वाइंट के द्वारा? फाइब्रस ज्वाइंट के द्वारा। ठीक है, तो किसी का भी सर आप जब पकड़ते हो ना, किसी सर पकड़ लो आप, ऐसा नहीं होता कि आप दबा दोगे और उसकी जो बोन होती है क्या कर जाएगी? पिसक जाएगी, या कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा ना। अब मूवमेंट जो होता है वो केवल स्किन क्या करती है? स्लिप करती है। अगर आप स्किन को हटा दोगे तो बोन के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो स्कल बोन के अंदर जो ज्वाइंट्स, उसका नाम क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट। और ये एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। which fuse end to end with the help of the dense fibrous connective tissue in the form of the suture to form the cranium। क्या बनाने के लिए? क्रेनियम बनाने के लिए ये सूचर के फॉर्म में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अब ये समझ लेते हैं है क्या। मान लेते हैं ये तुम्हारी खोपड़ी है, ठीक है, ऐसे सामने तरफ आप खड़े हो, तो यहां पे जो बोन हो उसका नाम क्या होगा? अरे फ्रंटल होगी, होगी या नहीं होगी? यहाँ ऊपर साइड में छत वाले में ये पेराइटल होगी, तो यहाँ पर क्या होगी? ये टेम्पोरल टाइप की हो जाएगी। अरे बोलिए। और ये ऑक्सीपिटल हो जाएगी। एक यहाँ पर आपके पास होगी क्या? स्फेनॉइड बोन। और इसके अंदर एक और होती है जिसका नाम होता है इथमॉइड बोन। इतना क्लियर है? अब देखो यार, ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई ना, और ये तीसरी बोन है, चौथी बोन हो गई। कह रहे हैं इन बोन को अटैच किया था। कभी आपने गांव में देखा होगा कि लोग बोरा सिलते हैं, गेहूं भरने के बाद बोरे की सिलाई होती है, देखा? बड़े से सूजा लेते हैं, ऐसे सिल लेते हैं, ऐसे सिलते हैं ना, देखा होगा आपने भी, कभी किया होगा। अगर धान या गेहूं कभी बेचने गए होंगे गांव में, तो कभी कभी लोग चुरा के भेज देते हैं ना, पैसा कमाने के लिए। ये कह रहे देखो यार, ये बोन थी, ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है। किस टाइप का है? ये स्कल की बोन है, और स्कल में भी क्रेनियम का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? ये क्रेनियम का पार्ट है। तो ये जो बोन होती है इस बोन से अटैच है विद द हेल्प ऑफ द सूचर। और यहाँ पर सूचर, मान लो ये यहाँ पे जो धागा लगाया गया है, ये धागा किस चीज का बना हुआ है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका है ये? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का धागा है, जिसकी मदद से मैंने क्या किया? इसे सिल दिया है, और सिलने के बाद इतनी मजबूती के साथ सिला है कि अगर आप चाहोगे इसे मूव कराना तो ये मूव नहीं होता है। किस टाइप का मूवमेंट है यहाँ पर? है बताओ? कोई भी मूवमेंट नहीं है। ज्वाइंट कौन सा है यहाँ पर? फाइब्रस ज्वाइंट। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए फाइब्रस ज्वाइंट्स में कितना मूवमेंट होता है? कोई मूवमेंट होता है? नो मूवमेंट्स। कहाँ मिलेगा आप बताएंगे? स्कल बोन। कहाँ मिलेगा? स्कल बोन। और स्कल बोन में मेनली कहाँ पर देखा जाए तो क्रेनियम के अंदर। बात है क्लियर? अब ये जो पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम के अंदर क्या भरा हुआ होता है? ब्रेन रखा होता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक बॉक्स होता है जिसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। और क्रेनियम जो होता बना होता है किस बोन का? क्रेनियल बोन का बना होता है। तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो आपस में अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस ज्वाइंट। किस ज्वाइंट की मदद से? फाइब्रस ज्वाइंट की मदद से जुड़े होते हैं। और इनको जोड़ने के लिए जो मैंने धागा इस्तेमाल किया उसका नाम क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? पहला ज्वाइंट हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ, जिसका नाम क्या होता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। नाम में छुपा हुआ है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी ऐसा ज्वाइंट जिसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाएगा। आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि जब ट्रू रिब्स, याद है कुछ? ट्रू रिब्स डॉर्सल साइड में तो वर्टिब्रे से जुड़ी होती हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में स्टर्नम से। लेकिन जो बोन होती है रिब्स, वो डायरेक्टली वेंट्रल साइड में स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, बल्कि यहां पर पहले क्या होती है? कार्टिलेज आती है, कार्टिलेज जुड़ती है। तो यहाँ पे तो ज्वाइंट बन रहा है ना, यहाँ पर कार्टिलेज है, और ये क्या है? बोन। कौन सी बोन है? स्टर्नम। तो ये तो बोन हो गई ना, और ये क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। और इधर भी क्या है? बोन है। तो बताओ ज्वाइंट बना या नहीं बना? मैंने कहा था ज्वाइंट क्या होता है? वो प्लेस होता है जहां पर बोन अटैच होते हैं। देखो ना डॉर्सल साइड में, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्री है, बोन है, और यहाँ पर जो रिब्स आ रही है वो भी क्या है? बोन है। तो बोन और बोन के बीच में है। अरे बोलो। और यहाँ पर बोन और कार्टिलेज के बीच में है। तो ज्वाइंट वो जगह होती है जहां पर क्या क्या अटैच होता है? क्या क्या मीट करता है? बोन और बोन, या बोन और कार्टिलेज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट द बोन इन्वॉल्व्स
आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। कह रहे हैं कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर जो बोन इन्वॉल्व है ज्वाइंट्स बनाने में वो किससे जुड़ी होती हैं? कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं। द बोन इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। किसकी मदद से जुड़े होते हैं? ये कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं। जैसे द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, मैंने आपसे कहा था वर्टिब्रल कॉलम में दो वर्टिब्री के बीच में क्या होता है? कार्टिलेज। उसे नाम क्या दिया था मैंने? इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा था। क्या कहा था मैंने? इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा था। क्या आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें मूवमेंट होता है? अरे होता है या नहीं होता? अरे होता है, तभी तो आप फोल्ड होते हो, या तो आगे साइड में या तो होता है या नहीं होता? आगे साइड में ज्यादा, पीछे साइड में कम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो बहुत ट्रेनिंग करते हैं, जो जिम्नास्ट टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पीछे साइड में भी क्या करते हैं? पूरा फोल्ड हो जाता है ना। कुछ बच्चे आपने देखा होगा वो पूरा ऐसे फोल्ड होकर के अपना पैर पकड़ लेते हैं सर्कस दिखाने के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि अभी आप तुम मुड़ जाओगे, पता चलेगा यहाँ से ना आवाज आ जाएगी, आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा। तो बात यहां पर यह है कि दो बोन्स के बीच में क्या आ रहा है? कार्टिलेज। कहां मिलेगा एग्जांपल? द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के बीच में क्या है? जॉइंट्स है, जिसकी मदद जुड़ा होता है कार्टिलेज मदद से। इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इज परमिट द लिमिटेड मूवमेंट। यानी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इसमें क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट होता है। फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में मूवमेंट है लेकिन लिमिटेड है। इसे मैंने कहा था सेमी टाइप का मूवमेंट होता है, यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा। तो एग्जांपल कहां मिलेगा बताओ? पहला एग्जांपल एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। यहां पे देख लीजिए आप, ये देखो, ये क्या है आपके पास? ये है वर्टिब्री। अरे बोलो, ये क्या है? वर्टिब्री है। और इन दोनों वर्टिब्री के बीच में यहां पर क्या लगा हुआ है? डिस्क लगा हुआ है। और ये डिस्क किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। कहते हैं क्या इसे? हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बताओ, ये बोन और इन दोनों के बीच में जंक्शन, ये जो बोन है आपस में अटैच किस चीज से है? कार्टिलेज से। तो वही तो लिखा हुआ पर कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है? द बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाने के लिए जो बोन्स आपस में इन्वॉल्व होती हैं वो किसी से जुड़ी होती हैं? कार्टिलेज की मदद से आपस में जुड़ी होती हैं। देखें, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, ऊपर वाली भी क्या होगी? वर्टिब्री होगी। और दो वर्टिब्री के बीच में क्या है? लगा हुआ है कार्टिलेज। कहते हैं क्या है? हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो दो बोन के बीच में जो ज्वाइंट है वो किससे अटैच है? कार्टिलेज की मदद से अटैच है। क्या कोई दिक्कत? बताओ। यहां पर भी आपने एक नाम लिया था, कुछ याद आया? इसे कहते क्या है हम? पेल्विक गर्डल। कुछ याद आया? और पेल्विक गर्डल के अंदर मैंने कहा था डॉर्सली बोन आपस में अटैच होती है, वेंट्रली क्या बनाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बनाती है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं। मैंने कहा था ये बोन होगी कॉक्सियल बोन, ये क्या है? कॉक्सियल बोन। और दोनों जहां पर अटैच होती हैं पर क्या होता है? कार्टिलेज होता है। तो ये भी तो ज्वाइंट हो गया, ये बोन और ये बोन, इसके बीच में क्या है? कार्टिलेज। कहते हैं क्या है? हम प्यूबिक सिम्फाइसिस के नाम से जानते हैं। देख लो यहां पर कार्टिलेज लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हो कि कार्टिलेजिनस और ज्वाइंट कहां पर मिलेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर मिलेगा। क्लियर? चलें यहां पर आए, बताइए ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है ये? स्टर्नम। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये सब क्या है? रिब्स है। लेकिन देखो ना यार, स्टर्नम जो है रिब्स से जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? कार्टिलेज। कार्टिलेज। तो बोन और बोन आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो कैसा ज्वाइंट मिलेगा इनके बीच में? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट मिलेगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ऐसा ज्वाइंट जिसमें बोन आपस में क्या हो जाए? अटैच हो जाए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज से कहते हैं क्या है? हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। कैसा मूवमेंट होता है? ज्यादा होगा, कम होगा, या बहुत ही लिमिटेड होगा? तो बताएंगे आप, लिमिटेड मूवमेंट होता है। इसे आप अंडरलाइन कर लें यहां पर। चलो दूसरा एग्जाम्पल बताओ आप। पहला एग्जाम्पल कहां मिलेगा? ये एडजेसेंट वर्टिब्री में मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में मिलेगा। और कहां मिलेगा? जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है? हाँ, कह रहे हैं भैया तो लिख लो आप, ये भी लिख लो आप। नाम इसका जानते हो आप? क्या नाम है?
लिख लो। कितने टाइप के ज्वाइंट्स, कौन कौन सा? फाइब्रस ज्वाइंट। कितना मूवमेंट? नो मूवमेंट। कहां मिलेगा? बोन ऑफ स्कल, क्रेनियम बनाने के लिए। किससे जोड़ेंगे हम? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द सूचर। क्लियर? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर दो बोन आपस में अटैच हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल कहां कहां मिलेगा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट? एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, और कहां मिलेगा? रिब्स एंड स्टर्नम, और आप देख ही रहे हो कहां मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन आपको भर के आता है। नाम है आपके पास साइनोबियल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? साइनोबियल ज्वाइंट्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम साइनोबियल ज्वाइंट्स के बाद में। साइनोबियल ज्वाइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोबियल कैविटी। क्या होगी यहां पर? कैविटी होगी, इसे कहते हैं क्या है हम? साइनोबियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन। दो बोन जहां पर आपस में क्या करेंगी? अटैच करेंगी, वहां पर क्या होगा? एक कैविटी होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनोबियल कैविटी। तो साइनोबियल ज्वाइंट्स वहां पे बनता है जहां पर दो बोन्स आपस में क्या कर रही हो? आर्टिकुलेट, मतलब जुड़ रही हो, और वहां पर क्या हो? एक कैविटी हो, और उस कैविटी के अंदर क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसका नाम क्या होता है? साइनोबियल फ्लूइड होता है। देखो ये क्या है? बोन। ये क्या है? बोन। बोलो, यहां पर आपको एक कैविटी दिख रही है, इस कैविटी का नाम क्या है? साइनोबियल कैविटी। यहां पे जो गड्ढा दिख रहा है आपको क्या है? ये साइनोबियल कैविटी, और इस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है? साइनोबियल फ्लूइड। तो जब दो बोन जहां पर आर्टिकुलेट करें, वहां पर एक कैविटी हो, और उस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ हो? फ्लूइड भरा हुआ हो, तो उसको, उस ज्वाइंट को हम क्या नाम देंगे? साइनोबियल ज्वाइंट्स नाम देंगे। ठीक है, जो कैविटी होगी उस कैविटी का नाम होता है साइनोबियल कैविटी, और जब फ्लूइड होता है उसका नाम होता है साइनोबियल फ्लूइड। तो जहां पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां पर लिखिए आप साइनोबियल फ्लूइड। साइनोबियल ज्वाइंट्स जहां पर दो बोन आपस में आर्टिकुलेट कर रही हो, जुड़ रही हो, वहां पर क्या हो जाए? क्या मिले? साइनोबियल कैविटी मिले, और साइनोबियल कैविटी में क्या भरा हुआ हो? फ्लूइड भरा हुआ हो। तो ऐसे ज्वाइंट को हम नाम देते क्या हैं? साइनोबियल ज्वाइंट्स नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इनका मूवमेंट। सच एन अरेंजमेंट अलाउ द कंसीडरेबल मूवमेंट। कंसीडरेबल मूवमेंट मतलब क्या है? यहां पर अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। फाइब्रस टिश्यू के अंदर नो मूवमेंट, इसके अलावा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर लिमिटेड मूवमेंट। लेकिन साइनोबियल ज्वाइंट्स एक ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जिसमें अच्छा खासा आपको मूवमेंट दिखता है। ठीक है, दीज ज्वाइंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन। ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। बताइए, क्या फाइब्रस टिश्यू से लोकोमोशन होगा? नहीं होगा ना। क्या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से लोकोमोशन होगा? कहां का? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा? वर्टिब्री, जैसे वर्टिब्री में अंदर मूवमेंट हो रहा है तो लोकोमोशन हो जाएगा? भाई वर्टिब्री अगर मूव कर रही है, मैं ऐसे आगे पीछे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा है। रिब्स के पास अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इससे मूवमेंट होगा, लोकोमोशन तो नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, साइनोबियल ज्वाइंट्स में क्या होगा कि ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज ज्वाइंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट। तो इससे मूवमेंट्स भी होगा और क्या होगा? लोकोमोशन भी होगा। जैसे मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरा पैर क्या कर रहा है? मूव भी कर रहा है, प्लस स्पेस भी चेंज हो रहा है। इसे क्या कह रहे हैं? क्या है? हम लोकोमोशन भी कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं। कितने टाइप का पढ़ना है हमें? अलग अलग टाइप का। देखिए, मैंने कहा सबसे पहला आपके पास जो है उसका नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये साइनोबियल ज्वाइंट्स ही क्या है? अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसका नाम जानते हो आप? अरे बोलो, ये कौन सी कैविटी है? और यहां पर ये ह्यूमरस, ह्यूमरस का ये हेड फिट हो गया था। कौन सा ज्वाइंट बना था? शोल्डर ज्वाइंट। मैंने कहा था ना शोल्डर ज्वाइंट। और किस टाइप का होता है ये? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। पढ़ लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके बीच में है? बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डिल। किसके बीच में है ये? ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डिल। क्लियर हो गया? क्या ऐसा ही ज्वाइंट कहीं और भी होगा? ये हिप ज्वाइंट, पेल्विक गर्डिल, यानी कि हेड ऑफ द फीमर एंड द
पेल्विक गर्डल के बीच में ही ज्वाइंट होगा, नाम क्या होगा इसका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, आगे, एंड बिटवीन द फीमर एंड द एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक गर्डल यानी कि हिप ज्वाइंट। तो बताओ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां कहां मिलेगा? सबसे पहले कहां मिल रहा है ये, ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, और इसे मैं नाम दे सकता हूं ये क्या ज्वाइंट है, ये शोल्डर ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है ये? अरे यहां वाला, बताओ यार, सही है ना। दूसरा क्या लिखा है, बिटवीन द फीमर एंड द एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक गर्डल, कौन सा ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट। चलिए बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि शोल्डर ज्वाइंट है, तो शोल्डर ज्वाइंट के अंदर कौन सी कैविटी इन्वॉल्व होगी? यहां पर कौन सी कैविटी आएगी, ग्लिनॉइड कैविटी आएगी। अरे बोलो। और अगर मैंने कहा पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल के अंदर कैविटी का नाम एसिटाबुलम। क्लियर है। ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का जो हेड होता है वो जाकर फिट होता है, बनता क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। किस टाइप का है, शोल्डर ज्वाइंट। क्लियर हो गया। बात आ जाते हैं अगर यहां पर हम, तो फीमर का हेड एसिटाबुलम में फिट होगा पेल्विक गर्डल के, तो कौन सा ज्वाइंट बन जाएगा, ये हिप ज्वाइंट बन जाएगा। और दोनों किस टाइप के होंगे, ये बॉल एंड सॉकेट टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। क्लियर है। अरे बोलो। यहां पर जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, आपका शोल्डर ज्वाइंट, ये तो पूरा मूव करता है ना। अरे 360 कितना एंगल घूमा, अरे 360। अरे बॉलिंग करते हो आप, क्रिकेट खेलते हो तो बॉलिंग कर रहे हो ना, 360 घूम रहा है ना। यहां वाला घुमाओ, ये घूमेगा 360? हाँ 360 नहीं घूमेगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत आप फिट हो, पतले दुबले हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत 180 तो घूम ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ, सामने ले जा कर, यहाँ कुछ लोग कर लेते हैं ना, अरे पैर उठा करके यहाँ तक ले आएंगे, और कुछ लोग बैलेंस बना करके यहाँ तक ले आते हैं, तो 180 तो घूम ही जाएगा ना। लेकिन 360 घुमा दिया तो समझ लो कि कुछ और हो जाओगे ना। रात में कहीं देख ले किसी तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसलिए 360 नहीं घुमाना यहाँ वाला। हाँ मैक्सिमम मूवमेंट हो सकता है, लेकिन हाँ 360 तो आप केवल इसी घुमाओगे। ठीक है। तो पहला टाइप कौन सा हो गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एग्जाम्पल है कहाँ मिलेगा बता दीजिए आप। पहला शोल्डर ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट के बीच में कौन कौन होता है, ये अरे बोलो, ह्यूमरस एंड द ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है। अगला यहाँ पर हेड ऑफ द फीमर एंड द एसिटाबुलम के बीच में। क्लियर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट, जिसका नाम क्या है, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट इसे कहते हैं क्या है, हम नी ज्वाइंट भी कहते हैं। किसके बीच में, देखो ना यार क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है, अरे करे घुटना, हाँ यही है, ये बना हुआ है, दिख रहा है ना। ये कौन सी बोन है, ये वाली ऊपर वाली, अरे ये एक्सरे करा के दिया गया है, किसी का एक्सरे होता है जो नॉर्मल बंदा है। ये कौन सी बोन है, ये वाली फीमर हो गई, ये वाली, अरे ये वाले टिबिया, ये क्या दिख रहा है, पटेला। यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट बन रहे हैं, हिंज ज्वाइंट। इसे कहते हैं क्या है, हम नी ज्वाइंट कहते हैं। अच्छा जो आपका नी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे ये पीछे साइड में जाता है, ये आगे तो नहीं जाता ना, जाएगा तब जब टूट जाएगा तब ना। देखो यार अगर मैं मूव कराता हूं, मेरा पैर का सीधा है तो मैं इसे पीछे फोल्ड करता हूं, देखो ये हो गया ना। लेकिन अगर मैं चाहूं इसे आगे साइड में मूव कराना तो ये आगे नहीं मूव करता। अगर आगे आपको पैर उठाना तो फिर यहां से मूवमेंट होता। देखो मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो नी है यहां से फोल्ड हो जाए, लेकिन यहां से फोल्ड नहीं हो रहा है। मसल्स क्या कर रही है, ये कांटेक्ट कर रही हैं और पूरा कहां से उठ रहा है, ये यहां से मूव कर रहा है, यानी कि बॉल एंड सॉकेट वाला मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है। अरे बोलो। तो ये कौन सा ज्वाइंट है आपके पास, हिंज ज्वाइंट। और इसे हिंदी में कहते हैं क्या है, हम कुछ लोग कहते हैं कब्जा। कब्जा देखा आपने, गेट वाला कब्जा। अब तो भाई पहले तो सिंगल टाइप आते थे ना, एक ही साइड मूव कर, अब तो ऐसे कब्जे आ रहे हैं दोनों साइड मूव कर जाते हैं, तो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन जो पुराने वाले थे वो एक ही साइड, पुराने जो घर में दरवाजे लगते थे वो एक ही साइड मूव करते थे। बड़ा ही पहले पूछ लेता था भैया किधर मूवमेंट कराना है, इधर या उधर, तो जिधर मूवमेंट कराना है उधर ही दरवाजा खुलता था, एक ही साइड, नहीं पता चला कि दोनों घूम रहा है। आजकल तो क्या है, जैसे ये वाला है ना शीशे वाला, इसको दोनों तरफ मूव करा दो, मशीन लगी है नीचे, वो आगे भी जाता है पीछे आता है। लेकिन जो पुराने घर के दरवाजे होते थे मिट्टी वाले में लगते थे, वो केवल एक ही साइड खुलते थे ना। अब डिसाइड करो किधर खोलना है। तो कौन सा जॉइंट हो गया, ये हिंज जॉइंट। हाँ आवाज़ आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारा कब्जा ढीला हो चुका है, उसमें डालो ना प्याज तेल पानी कुछ हिंज जॉइंट नी जॉइंट ना, आवाज़ आ रही है अलग अलग टाइप की
चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपके पास थर्ड ज्वाइंट, इसका नाम क्या है? पाइवॉट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवॉट ज्वाइंट किसके बीच में है? बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस। एटलस क्या होता है? फर्स्ट वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा फर्स्ट अगर है तो सर्वाइकल क्या होगा? थोरैसिक क्या होगा? सर्वाइकल क्या होगा? ठीक है, तो ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस एंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। किसके किस बीच में है? पहला ये है एटलस एंड एक्सिस के बीच में है, दूसरा किसके बीच में है? ये रेडियस एंड अल्लाह के बीच में होता है। यहां पर देख लो आप, ये दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है? हाँ, वन साइड ही मूवमेंट करेगा। जो आपका गर्दन होता है ये किधर मूव करता है? या तो आप हाँ में ऐसे, या तो आप ना में। कभी ऐसा तो नहीं होता ना ऐसे घूम रहा हो? अरे हाँ नाम दो कह ना, या तो हाँ में या तो ना में, लेकिन लिमिटेड ही है। अगर ना ही करना है तो आपको यहाँ तक आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम के पीछे चला जाए, ना पूरा का पूरा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हाँ में भी है तो ऐसा ही ना कि पूरा घूम जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा, नहीं ना। तो देखो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट आपके पास है? एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट है उसका नाम होता है पाइवॉट ज्वाइंट। और किसके बीच में है? रेडियस और अल्ना। अरे ये होता है ना, ये रेडियस है, ये अल्ना है नहीं है। ये क्या करता है? ऐसे ये फोल्ड हुआ, अरे हुआ, देखो हाथ सीधा है आपका, अब मूव करा दो ऐसे, ये मूव कर रहा है। तो ये आपकी जो बोन पहले ऐसे सीधी थी, अब क्या हो रही है? यहाँ से ऐसे फोल्ड होकर इसके ऊपर आ जा रही है। देखो ये हो गया ना, पहले जहां पोजीशन इसका था वही पोजीशन अभी भी तो है, लेकिन अब देखो हो क्या रहा है? ये मुड़ गया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट से कौन सा ज्वाइंट है इसके पास? पाइवॉट ज्वाइंट होता है। इसे आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है? ये पाइवॉट ज्वाइंट, एटलस एंड एक्सिस। अगला क्या है? रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स। किसके बीच में? कार्पल्स। कहां पर कार्पल्स है? यही तो है, यही तो है ना, कार्पल नंबर 8। तो बिटवीन कहते हैं ना, कलाई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हो ना शॉट मारने के लिए। कौन सा शॉट मारते हो? अरे जो क्रिकेट खेलता है भाई, कलाई से कौन सा शॉट जाता है? कौन सा? कवर ड्राइव। अच्छा, हेलीकॉप्टर कहाँ से जाएगा? हेलीकॉप्टर तो यहाँ से जोड़ लगेगा ना, वो भी जाएगा। ऐसा तो नहीं यार, कवर ड्राइव खेलने के लिए मेरे ख्याल से होता है। कोई बात नहीं, जो भी ड्राइव खेलना हो। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द, बोलो, बिटवीन द कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। लास्ट ज्वाइंट जिसका नाम क्या है? सैडल ज्वाइंट्स बिटवीन द कार्पेल एंड द मेटाकार्पेल ऑफ द थंब। कौन कौन सा? ये कार्पेल और ये मेटाकार्पेल ऑफ द थंब। यहाँ पे जो गड्ढा बन रहा होगा, अरे देखो ना, टच करो, यहाँ पे गड्ढा बन रहा है, मूवमेंट कराओ। तो आपको अगर मूवमेंट कराओगे, अगर यहाँ पे फिंगर आप रख लो और मूवमेंट कराओगे तो आपको महसूस होगा हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर मूवमेंट। अरे ऐसे घुमाने से नहीं पता चलेगा, यहाँ पहले फिंगर रख लो ना, पता चले तभी तो मूवमेंट होगा। हाँ देखो कुछ लोग का गड्ढा ज़्यादा बन जाता है, तो यहाँ मूवमेंट कराओ, पता चलेगा। कौन सा जॉइंट है यहाँ पर? सैडल जॉइंट। किसके बीच में है? बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थम्स आर द सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, सैडल जॉइंट्स है। हाँ हो सकता है वो भी होगा। अगला, अरे हो तो गया ना ये, इसे काटना भूल गए क्या? हाँ ठीक है, सैडल जॉइंट हो गया ना, इसके अलावा तो नहीं है। बस बताइए कितने टाइप के जॉइंट्स आपके पास? 3 टाइप। कौन कौन सा? सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। कहाँ मिलेगा? स्कल बोन में। किस फॉर्म में होगा ये? सूचर के फॉर्म में होगा। क्या बनाएगा? क्रेनियम। दूसरा जिसका नाम क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। 2 बोन जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कहाँ मिलेगा? एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में, इसके अलावा रिब्स और स्टर्नम के बीच में, और यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट होगा, ज़्यादा मूव नहीं करना है, लेकिन हाँ मूवमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है साइनोबियल जॉइंट्स। साइनोबियल जॉइंट्स को पहचानने तरीका है कि साइनोबियल जॉइंट्स में जहाँ पर बोन अटैच होगी वहाँ पर एक कैविटी बनेगी जिसका नाम होता है साइनोबियल। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, कहते हैं साइनोबियल फ्लूइड। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी ग्रीस क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। भाई घर में जो बूढ़े लोग हैं ना, कहते हैं कि हम चलते हैं तो चलते रहते हैं, बैठ जाते हैं तो बैठे रह जाते हैं, और इसी बीच में 2 में बैठे हैं तो बैठे रह गए, अगर चल रहे हैं तो चलते रहे। अगर इसमें बीच में आ गए, बैठ गए, चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब क्या करें? भैया हम उठ नहीं पा रहे हैं ना, तो कहते हैं क्या हो गया?
ग्रीस हमारी खत्म हो चुकी है, मतलब क्या हो चुका है, साइनोवियल फ्लूइड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और साइनोवियल फ्लूइड अगर खत्म हो जाएगा होगा क्या, दो बोन्स आपस में टकराएंगी, और जैसे ही दो बोन आपस में टकराएंगी आपको, हाँ कह रहे हैं दर्द हो जाएगा आपको ना, तो दर्द बहुत तेज से होता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा ग्रीस क्या हो चुका है, खत्म हो, कुछ और नहीं बल्कि क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप किसी भी इंजन को सही से चलाने के लिए आप ग्रीस का इस्तेमाल करते हो, तो लोग कहते हैं ग्रीसिंग कर लो ताकि क्या स्मूथली से चलता रहे। तो जब तक आपके पैर की ग्रीस सही है तब तक आप सही चलते रहोगे, ग्रीस खत्म हो जाएगी उस दिन एक ही कंडीशन में रहोगे, या तो लेटे रहोगे या तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, मतलब अच्छा खासा इसमें मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लोकोमोशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस टाइप बता दो और इसे याद रख लो। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कहाँ मिलेगा, कौन सा ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट में कौन सा, हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द, अरे बोलो, ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी किस गर्डिल में होगा, पेक्टोरल गर्डिल में होगा। अगला हेड ऑफ द फीमर एंड द एसिटाबुलम के बीच में होगा। नीज सॉरी हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, ये आपका घुटने का हो गया, दर्द नहीं है, ये आपका ज्वाइंट्स है, घुटने का दर्द नहीं, तेलो लगाना स्टार्ट कर दोगे। अगला पाइबॉइड ज्वाइंट किसके बीच में है, एटलस एंड एक्सिस। अगला होता है रेडियस एंड अल्ला के बीच में होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, सैडल ज्वाइंट्स बिटवीन द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। क्लियर है, बस इतना सिंपल सा है, आपको ज्वाइंट चार्ट याद रख लेना है। 4 क्वेश्चन आपको नहीं, एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो 4 नंबर आपको देकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। लास्ट टॉपिक है, एकदम लास्ट चैप्टर पर एंड पर है, डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर। पहला नाम क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। कैसा डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अंडरलाइन करो, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब खुद ब खुद क्या करने लगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के किसी सेल पर अटैक करने लगता है तो कहते हैं क्या है, हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी में क्या है, इम्यूनिटी है ना, अरे हमारा सुरक्षा तंत्र है, लेकिन वो जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो बाहरी किसी पार्टिकल से रक्षा करने के लिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो खुद ब खुद हमारी सेल को पहचानने को हाँ इनकार कर देता है, और जब नहीं पहचाने क्या करेगा, फिर से फॉरेन पार्टिकल मानेगा, उस पर अटैक करेगा, और जब उस पर अटैक करेगी तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, नुकसान करेगी, और हमारे सेल को अगर नुकसान हो जाएगी तो बॉडी में डिजीज क्रिएट हो जाएगा, और इसे कहते हैं क्या है, हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो बताओ माइस्थेनिया ग्रेविस कैसा डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या अफेक्ट हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आपको पता होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके किसके बीच बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाने के लिए मोटर न्यूरॉन्स प्लस सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। कुछ याद आया, मैंने आपसे कहा था कि मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके आता है, कहाँ से लेके आता है, सीएनएस से लेके आता है, और जैसे ही सिग्नल आता है सीएनएस से तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या था, सिनेप्टिक नॉब, और इसके अंदर क्या भरी थी, ये सिनेप्टिक वेसाइकिल, ये क्या था। ठीक है, जब सिग्नल आता है सीएनएस से तो करता क्या है, इस वेसाइकिल को धक्का मारते मारते लेके आता है यहाँ तक, ये फट जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। रिसेप्टर कहाँ मौजूद होगा, सार्कोलेमा पे मौजूद होगा। कुछ याद आया, और जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो करता क्या है, वो एक्शन पोटेंशियल पूरे सार्कोलेमा में फैलेगा, और सार्कोलेमा में फैलने के बाद में कहा जाएगा, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। कुछ याद आया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जब जाएगा तो कौन सा आयन रिलीज हो जाएगा आपसे, कैल्शियम। कहाँ रिलीज हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म के अंदर। कहाँ रिलीज होगा, और सार्कोप्लाज्म के अंदर जैसे ही रिलीज होगा, यहाँ सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोफिब्रिल, जिसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। और याद करिए एक्टिन के ऊपर होता है क्या, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के पास कितनी सब यूनिट होती हैं, 3 होती है। इससे एक से टीपीसी से कैल्शियम क्या करता है, बाइंड कर जाता है, और आपको याद होगा जैसे कैल्शियम टीपीसी से बाइंड करेगा होगा क्या, अनमास्किंग।
याद आया। और जब अनमास्किंग हो जाएगी तो एक्टिन पर मौजूद मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट हो जाती है वो एक्सपोज हो जाती है, और मायोसिन का जो हेड होता है वो जाकर के एक्टिन से बाइंड हो जाता है, और क्या इसका होता है, मसल कंट्रक्शन। क्लियर हो गया, ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। बताओ माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या अफेक्ट करेगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, लीडिंग टू द फटीग। फटीग कब होता है, जब मैंने आपसे कहा था कि आप बार बार क्या करोगे, जब आप बार बार स्टिमुलेट करोगे। कुछ याद नहीं आया, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मसल कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने कहा था अगर आप बार बार स्टिमुलेट करोगे तो कैल्शियम आयन यहीं पर रह जाएगा, बार बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब बंद होगा, रिलैक्सेशन कब आएगा, जब सारे कैल्शियम आयन कहाँ चले जाएं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। और जब तक कैल्शियम आयन रहेगा तब तक क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज रहने वाली है। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा लगातार मसल के अंदर तो वहां पर क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रिस्पायरेशन होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाएगा तो मसल में क्या हो जाएगा, फटीग। क्लियर है। अगला वीकनिंग एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, और अगर ज्यादा क्या हो जाएगी, सीवियर केस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो मैंने कहा माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या अफेक्ट होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होगा। क्या 3 केस, थकान भी महसूस होगी, ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी तो मसल क्या कर जाएंगे, आपके पास पैरालाइज भी कर सकते हैं। कहते हैं क्या इसे हम, माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, नेक्स्ट आप आते हैं, इसका नाम क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं इसे हम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कैसा डिजीज है ये, कह रहे हैं प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कह रहे हैं कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है, आपके जो स्केलेटल मसल होती है वो डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मसल में पैरालिसिस हो गई है, यहाँ पर मसल क्या कर रही है, डीजनरेट कर जा रही है। क्लियर है। तो क्वेश्चन तो कभी कभी यहाँ फंसा देते हैं, आपको पूछते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, अगला स्टेटमेंट होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इसे यहाँ पे फेंक देते हैं और इसे उठा करके यहाँ फेंक देते हैं गलत कराने के लिए। तो आपको याद रखना है कि माइस्थीनिया जो ग्रेविस है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है वो कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर होता क्या है, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे क्या होती है, स्केलेटल मसल जो होती है वो डीजनरेट कर जाएंगी, और जब मसल ही डीजनरेट कर जाएगी तो क्या कोई मूवमेंट होगा, कोई लोकोमोशन होगा, नहीं होगा। क्लियर है, ये हो गया आपके पास क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब चल नहीं पा रहे हो, मूवमेंट नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ बाहरी देखोगे तो ही होगा ना कि कोई भी मूवमेंट बॉडी के अंदर नहीं होता, तो कहते हैं जब बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो तो कहते हैं पैरालिसिस ही हो गई है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कहना ये नहीं होगा, आप कह सकते हो क्या, डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। तो इतना लड़ाई करें आप, ये है कैसा डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। होता क्या है, डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे टिटैनी। टिटैनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं रैपिड स्पैज्म। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ा था मसल कॉन्ट्रैक्शन, कुछ याद आया, मैंने कहा था जब आप रेस्टिंग स्टेज के अंदर होती है तो सार्कोमियर जो होता है वो अच्छा खासा लेंथ रहता है। बोलो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड लाइन पास आती है, अरे बोलो यार, आती है नहीं आती है, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। और जब आपको याद होगा मैंने कहा था मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वक्त अगर आपको याद होगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के वक्त तो पूरा का पूरा जो नॉन ओवरलैपिंग जोन था वो गायब हो चुका होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, केवल ओवरलैपिंग जोन ही होता है। हो क्या है, क्या लगेगा, रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। आगे क्यों, इन द मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लो कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म, नहीं, कहां पर कैल्शियम लो हो रहा है, ठीक है। तो रैपिड स्पैज्म मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर, और क्यों हो रहा है, ड्यू टू द लो इन द कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की क्या हो गई है, कमी हो चुकी है। तो कहते हैं क्या है हम, टिटैनी। और यहां पर लास्ट में आता है क्या आपके पास, अर्थराइटिस। कहते हैं क्या है इसे हम, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स,
अगर जॉइंट में सूजन आ जाती है उसे कहते हैं क्या है, हम अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अगला सबसे कॉमन है जो सबने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब होता है पोर बन जाना, ऑस्टियो मतलब बोन, बोन के अंदर क्या बन जा रहे हैं, पोर बन जा रहे हैं। अगर बोन के अंदर पोर बन जाएंगे तो बोन क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और तोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो क्यों होता है, कह रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बोन का जो मास होता है वो कम होने लगता है, उसके अंदर पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं क्या है, हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, बोन मास क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। और इसका मेन रीजन क्या है, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो अभी कोई हम लोग में से कोई है, उसका बोन क्या है, बहुत ही मजबूत है, अभी ना एक दो बार गिर भी जाते हैं तो कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं पे घर में मम्मी है या दादी हैं, गलती से अगर वो गिर गई हैं तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर नहीं, 2-3 जगह टूट जाता है इकट्ठा। क्यों, उनकी एज हो चुकी है और एज के साथ में जो बोन का मास है वो क्या हो चुका है, कम, मतलब बोन कैसी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और हल्का भी धक्का लगता है तो क्या होती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, होता ये है कि जो बोन मास तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगता है, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इज अ कॉमन काज। कह रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कारण क्या है, डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल। खासकर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एज के साथ में इसका लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब एज के साथ में एस्ट्रोजन के लेवल कम होने लगता है तो आपके अंदर कौन सी बीमारी बन जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक है, तो ये खासकर फीमेल से अगर रिलेटेड देखा जाए तो ये केस बहुत ज़्यादा आता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है तब ऑस्टियोपोरोसिस चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चंस, डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन इज द कॉमन काज। कौन सा हार्मोन है जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप बताओगे, एस्ट्रोजन। ठीक है, लास्ट सबसे आपके पास जो है डिजीज का नाम क्या है, गाउट। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स आर कॉल्ड द अर्थराइटिस। अब क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, यहां पर भी इन्फ्लामेशन है, जॉइंट्स का ही इन्फ्लामेशन है, लेकिन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं तब भी क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आता है, और इसे कहते हैं क्या है, हम गाउट के नाम से जानते हैं। तो दो चीज़ हम डिफ्रेंशिएट कर लिए, गांव वाले सबको कहते हैं गठिया ही कहते हैं, उन्हें बस इतना पता है कि हमारी जो है गांठ है वो दर्द कर रही है, पेन वहाँ से आ रहा है, मुझे गठिया हो चुका है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब एग्जामिन करेगा तो वो देखेगा रीज़न क्या है, ऐसे ही इन्फ्लामेशन हो चुका है या कोई चीज़ क्या हो चुका है, जमा। अगर वहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो गाउट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दो चीज़, डिफ्रेंशिएट करके रखना है आपको। पहला हो गया आपके पास कौन सा, अर्थराइटिस, मैंने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, रीजन कोई भी हो सकता है। अगला आपके पास क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट लेकिन किसी वजह से यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से, इसे कहते हैं क्या है, हम गाउट कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, पूरा चैप्टर हो जाता है आपका समाप्त। एक बार जाने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता, तो कुछ है नहीं है, चलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, जॉइंट्स पढ़ाए, और क्या पढ़ाया मैंने आपको, डिसऑर्डर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जॉइंट कितने टाइप के, कौन कौन सा, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ मिलेगा, स्कल बोन में मिलेगा, मोमेंट, नो मोमेंट। अगला कार्टिलेजिनस जॉइंट एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच मिलेगा, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में मिलेगा, क्लियर है, अरे बोलो, और लिमिटेड मूवमेंट होगा। साइनोवियल ज्वाइंट को पहचानने का तरीका ये है कि साइनोवियल कैविटी होगी, उसमें फ्लूइड भरा होगा, दो बोन आर्टिकुलेट करेंगे, ज्वाइंट्स बन जाएगा साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स अलग अलग टाइप के हैं, पहला बॉल एंड सॉकेट, मैंने कहा शोल्डर ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। दूसरा आपके पास है क्या, हिंज ज्वाइंट, जिसे आप कहते हैं नी ज्वाइंट कहते हैं। फिर आपके पास क्या, आपके पास
पाइवोट ज्वाइंट्स है एटलस एक्सिस के बीच में, अरे याद आ रहा है, एटलस और एक्सिस के बीच में, नेक्स्ट रेडियस और अल्ना के बीच में। इसके बाद फिर आता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल्स, ठीक है, सॉरी सैडल ज्वाइंट था बिटवीन द कार्पल्स। इसके बाद फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट है किसके बीच में, रुक जाओ भाई कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है बिटवीन द कार्पल है, और सैडल ज्वाइंट जो होता है वो कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब। क्लियर। चलिए डिजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिजीज का नाम क्या था, माइस्थीनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये। होता क्या इसके अंदर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाते हैं, फटीग वीकनेस पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है, टिटेनी। रैपिड स्पैज्म आपको याद रखना है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है, बोन मास कम हो जाएगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मेनली किस हार्मोन की वजह से होता है ये, एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, कम होने की वजह से, कम होने की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एस्ट्रोजन के लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। बात आती है फिर गाउट की, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। क्लियर है, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आपकी बारी है, बारी क्या है, अब सब का सब अब है। पहले तो मैं आपसे होमवर्क पूछूंगा कि कितना आपने होमवर्क किया है, इसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको बताना है।